हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार बॉटनी क्लास ट्यूटोरियल में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के माइकोलॉजी पेपर का टॉपिक। और जो हम प्रीवियस टॉपिक बना रहे थे जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कवकों की लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, तो इसी के सक्सेसिवली हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? अगेरिकस की लाइफ साइकिल। नाउ अगेरिकस की बात करते हैं कि अगेरिकस क्या है। अगेरिकस जो है वो भी एक प्रकार का कवक है। और नॉर्मली अपन देखते हैं कि ये जो कवक है वो वृत्तोपजीवी कवक है और बारिश के दिनों में हमें आसानी से दिखाई देता है। तो सबसे पहले जब हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं, फिर इसकी थेरस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे अपन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि वर्गीकरण स्थिति की बात करें तो जो इसका डिवीजन है वो तो कौन सा है? यूमाइकोटा यानी कि सत्य कवक है। दूसरा सब डिवीजन कौन सा है इसका? बेसिडियोमाइकोटिना, यानी जिसमें बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। और साथ में इसमें दो प्रकार का कवक जाल मिलता है, प्राथमिक और द्वितीयक कवक जाल, जो कि बेसिडियोमाइकोटिना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ इसका जो ऑर्डर है वो हाइमेनियोमाइसिटीज, इसका जो क्लास जो थी वो तो है हाइमेनियोमाइसिटीज, और ऑर्डर है इसका अगेरिकस, फैमिली इसकी अगेरिकेसी, और जीनस इसका नाम जीनस जो है वो है अगेरिकस। नाउ बात कर लेते हैं इसके अकरेंस की यानी कि प्राप्ति स्थान की, कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये भी जो कवक है वो एक विश्वव्यापी कवक है, कॉस्मोपॉलिटन कवक है, जो कि विश्व के लगभग सभी भागों में पाई जाती है। खास करके जो मैदानी भाग है वहाँ पर ये बारिश के दिनों में इजीली दिखाई देती है। ये जो कवक है इसका एक कॉमन नाम भी है, इसको अपन मीडो मशरूम भी बोलते हैं। मीडो मशरूम, मीडो का मतलब होता है चारागाह, MEADO, मीडो, मीडो का मतलब होता है चारागाह। यानी कि जिस जगह पर मैदानी इलाकों में मिलती है, जहाँ आसानी से जो चौपाई जंतु हैं जो चरते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? चारागाह बोलते हैं। तो ये बारिश के दिनों में काफ़ी अच्छी मात्रा में अपन को इन जगहों पर दिखाई देती है, इसलिए इसका एक कॉमन नाम भी क्या है? चारागाह या मीडो मशरूम भी इसको बोलते हैं, चारागाह छत्रक भी बोलते हैं। ये जो कवक है ये कवक एक मृतोपजीवी कवक है, यानी कि जो सड़ी गली पदार्थों के ऊपर या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, जैसे सड़ी गली पत्तियां हैं, टूटी हुई टहनियां हैं, या गोबर है, खाद है, दूसरे जानवरों के गोबर के ऊपर आसानी से ये उगती है, अब आसानी से ये ग्रो करती है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, यानी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के वर्ड, किससे? ग्रीक भाषा का वर्ड एग्रीकोन, और एग्रीकोन का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है छत्रक या मशरूम, यानी छतरी जैसी संरचना, छतरी जैसी संरचना। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे? एग्रीकोन, यानी ग्रीक भाषा का वर्ड है, और उसी से इसका नाम होता है अगेरिकस नाम पड़ा है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ये जो कवक है ये कवक को आम भाषा के अंदर, अपने यहाँ पर अपन देखते हैं आम भाषा के अंदर खुम्बी, कुकुरमुत्ता, या पंजाब के अंदर पंजाब के जो क्षेत्र है वहाँ पर इसको ढिंगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बहुत कॉमन कवक है जो आसानी से इसकी अपन सब्जी भी बनाते हैं, खाने के भी काम में आती है। और लोकल जो ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स में ये ज़्यादा काम में आती है। नाउ बात करें अपन इसके स्पीसीज की, तो करीब इसकी 60 जातियाँ जो हैं वो पूरे विश्व में पाई जाती है, जिसमें से भी भारत के अंदर बटलर और बिस्ली ने करीब 25 जातियों का वर्णन किया है, जो कि भारत के अंदर सामान्य तौर पर मिलती है। और इन दोनों में जो जातियाँ हैं इनमें से उनको दोनों प्रकार की जातियाँ मिलती है, लाभदायक भी और हानिकारक भी। हानिकारक की वो जातियाँ जो कि विषैली जातियाँ होती हैं, जो कि खाने के काम में नहीं आती, लेकिन लाभदायक जातियाँ वो जिनकी फ्रूटिंग बॉडी जो है या फलनकाय जो है वो खाने के काम में आता है। और हमारे यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का जो सोलन केंद्र है, उस सोलन केंद्र के अंदर इसको कल्टीवेट करने का, खेती करने के भी तरीके सुझाए जाते हैं, और वहाँ पर लगातार रिसर्च के द्वारा इसकी उन्नत किस्में भी डेवलप की जा रही है, जो कि इसको अपन कह सकते हैं फ्यूचर का फूड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जिसको फ्यूचर का फूड भी कहा जाता है। हालांकि कम लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि ये जो कवक है, इस कवक को अपन देखते हैं कि
आजकल जो फास्ट फूड जो है उन फास्ट फूड में भी काफ़ी मात्रा में उपयोग किया, जैसे जो बटन मशरूम है उन बटन मशरूम को पिज्ज़ा के अंदर या बर्गर के अंदर या जो भी नूडल्स वगैरह है फास्ट फूड उनके अंदर भी यूज में लिया जाता है, इसलिए इसकी कॉमर्शियल वैल्यू भी अधिक है। नाउ हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है या इसका थैलस संगठन कैसा है। इसका थैलस अभी मैंने बताया जो कि बेसिडियो माइकोटिना का सदस्य है, तो इसमें दो तरह के मेरे को कवक जाल दिखाई देते हैं, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। जो प्राथमिक कवक जाल है वो कवक जाल बेसिडियो स्पोर जो है उन स्पोर के अंकुरण से बनता है और इस माइसीलियम की ये माइसीलियम कैसा होगा, ये भी शाखित होता है, पटयुक्त होता है। एक कोशिका हर पट के अंदर जो कोशिका है उस कोशिका के अंदर केवल एक केंद्रक होता है, प्राथमिक कवक जाल है और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होगा, केवल एक केंद्रक होता है। क्योंकि अपन देखते हैं कि बेसिडियो स्पोर जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, आगे अपन डिटेल में बताएंगे कैसे बनेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन से बनने की वजह से इसमें जो चार तरह के स्पोर बनते हैं उसमें दो तरह के स्पोर तो प्लस प्रकार के और दो तरह के माइनस प्रकार के होंगे। तो प्लस प्रकार के स्पोर से बनने वाला प्राथमिक कवक जाल कैसा होगा, प्लस प्रकार का, और माइनस प्रकार के स्पोर से बनने वाला प्राथमिक कवक जाल कैसा होगा, माइनस प्रकार का। लेकिन ये दोनों ही प्रकार का कवक जाल यानी प्राथमिक कवक जाल जो है चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये प्राथमिक कवक जाल अल्पजीवी होता है, लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता, बल्कि ये भूमि के अंदर आपस में इनमें सोमेटोगेमी हो जाती है। सोमेटोगेमी का मतलब होता है कायिक युग्मन, यानी दो कायिक कोशिकाओं के बीच में युग्मन। तो सोमेटोगेमी के द्वारा ये किस में बदल जाता है, भूमि के अंदर द्वितीयक कवक जाल के अंदर बदल जाता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक होंगे। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, द्विकेंद्रक की अवस्था या डाइकैरियोटिक स्टेज। और इस डाइकैरियोटिक स्टेज की वजह से ही इसकी प्रत्येक कोशिका कैसी दिखाई देगी, अब दो केंद्रक युक्त दिखाई देगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस प्रकार का स्पोर है, ये माइनस प्रकार का स्पोर है, ये जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाएगा लेकिन कैसा, एक केंद्रक की। इसी तरह से ये जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनेगा लेकिन कैसा, एक केंद्रक की। यहाँ पर अलग अलग केंद्रक दिखा रखे हैं, एक को अपन ने भरा हुआ दिखाया, एक को अपन ने खाली दिखाया। और जब किसी स्टेज पर दोनों के अंदर क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग प्रभेद के अलग अलग स्ट्रेन वाले प्लस और माइनस माइसीलियम आपस में मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये इसके अंदर क्या होगा, सोमेटोगेमी होगा। और अब जो माइसीलियम डेवलप होगा वो माइसीलियम कैसा डेवलप होगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, यानी प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक होंगे। और ये जो माइसीलियम है ये माइसीलियम ही लंबे समय तक भूमि में सुरक्षित पड़ा रहता है और इसी से आगे चलकर फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण होगा। नाउ हम देखते हैं कि जो ये माइसीलियम है, इस माइसीलियम के अंदर जो पट होते हैं उन पट बी या सेप्टा भी विशेष प्रकार का होता है, डोलीपोर पट जिसको अपन बोलते हैं। अपन ने जब कॉमन कैरेक्टर पढ़ाए थे फंगस के, उसमें मैंने बताया था कि डोलीपोर पट क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि डोलीपोर पट डोलीपोर छिद्र क्या होते हैं। नाउ ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये माइसीलियम हम देखते हैं कि जो भूमि है उस भूमि के अंदर अनुकूल परिस्थितियों के अंदर सेंट्रीफ्यूगल तरीके से फैलता है। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि सेंटर से परिधि की तरफ, सेंटर से परिधि की तरफ इस तरह से फैलता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी बारिश का सीजन आएगा और ये माइसीलियम फैलता है तो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है वो इस तरह से निकलती है, जैसे इनके टिप के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी निकलेगी यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ऐसा लगता है कि जमीन के ऊपर जो ये छतरियां बनती है, जो मशरूम छत्रक बनता है, ये छत्रक एक रिंग के अंदर बनते हैं, ठीक है ना। और ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि ये जो रिंग्स है वो परियों के खेलने की छतरियां हैं, इसीलिए इन रिंग्स को अपन क्या बोलते हैं, फेरी रिंग्स भी बोलते हैं, परियों की वर्तिका या फेरी रिंग्स इनको बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जमीन के अंदर जो माइसीलियम है वो सेंट्रीफ्यूगल तरीके से फैलता है, एक रेडियस के अंदर, एक सेंटर से चारों तरफ रेडियस के अंदर फैलता है और फिर उनके टिप्स के ऊपर क्या बनने लगती है, जमीन से बाहर निकलती है छतरी। इसलिए सारी छतरियां कैसे लगती है, रिंग के अंदर दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे ये परियों की छतरियां हैं। अब ये तो हो गया इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। और जो थैलस स्ट्रक्चर है ये अभी मैंने बताया यूमाइकोटा का सदस्य है, इसलिए
प्रत्येक कोशिका कैसी है, यूकेरियोटिक है, सक्रिय कवक है, तो सभी प्रकार के कोशिकाएं इसके अंदर दिखाई देते हैं। नाउ अभी अपन ने बात की जो माइसीलियम थे, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। अब जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो अभी मैंने बताया कैसे सोमेटोगेमी के द्वारा बनेगा, लेकिन सोमेटोगेमी से क्या होगा, केवल किसी एक कोशिका में सोमेटोगेमी होगी मान लो, तो अब इस एक कोशिका के लगातार विभाजन से क्या होगा, नई जो कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होगी, द्विकेंद्र की कोशिकाएं होगी। और ये जो द्विकेंद्रक यानी दो तरह के केंद्रक नई कोशिका के अंदर जाता कैसे है, तो एक विशेष अवस्था के द्वारा जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि बेसिडियोमाइकोटिना में क्लैंप कनेक्शन को समझाइए, या सीधा अगेरिकस के अंदर क्लैंप कनेक्शन के द्वारा केंद्रकों का वितरण समझाइए। तो क्लैंप कनेक्शन क्या है वहां पर देख लेते हैं। जैसे ये एक कोशिका के अंदर क्या हो गया, सोमेटोगेमी हो गई, कई उत्पन्न हो गया। अब इसमें दो तरह के केंद्रक हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखो एक तो खाली केंद्र दिखा रहता है, एक बराबर केंद्र दिखा रहता है समझने की दृष्टि से, ठीक है। एक तो कैसा होगा, प्लस प्रकार का, एक माइनस प्रकार का केंद्र है। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होना शुरू होगी, ये भी अपने जैसा केंद्र बनाएगा, ये भी अपने जैसा केंद्र बनाना शुरू करेगा। इसी समय हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से एक क्लैंप, क्लैंप का मतलब होता है जैसे एक पास में एक कुंडल बनना लगता है, क्लैंप बनने लगता है, ठीक है ना, ये क्लैंप बनना शुरू होगा और इसमें से नीचे वाले जो केंद्रक है इसमें से एक केंद्रक तो डिवाइड होकर ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाले केंद्रक से एक केंद्रक डिवाइड होकर किसमें जाएगा, इस क्लैंप के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेप्टा बन जाएगा। तो ऊपर वाली कोशिका में दोनों केंद्रक आ गए प्लस और माइनस प्रकार के, और नाउ नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये जो क्लैंप के अंदर केंद्रक आया, ये केंद्रक किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नीचे वाली कोशिका में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोनों कोशिकाओं के अंदर क्या हो गया, एक प्लस और एक माइनस प्रकार का केंद्रक हमको दिखाई देता है। तो इसी तरह से लगातार विभाजन होता रहेगा और अब पूरा माइसीलियम कैसा बन जाएगा, द्विकेंद्रकी माइसीलियम बन जाएगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जिसकी प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक हमको दिखाई देते हैं, एक प्लस प्रकार का और एक माइनस प्रकार का केंद्रक दिखाई देगा। तो ये जो मेथड है केंद्रकों के वितरण का, ये मेथड क्या कहलाता है, क्लैंप कनेक्शन कहलाता है। और ये भी बेसिडियोमाइकोटिना के कुछ सदस्यों में पाया जाता है, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये तो हो गई क्या इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर थैलेस की। हाँ, इसी के अंदर हम देखते हैं कि थैलेस के अंदर ये इसकी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज कह सकते हैं इसको, या फ्रूटिंग स्टेज कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसी सेकेंडरी माइसीलियम से ही जमीन से बाहर की तरफ फ्रूटिंग बॉडी निकलती है और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। तो इसको अपन रिप्रोडक्टिव स्टेज भी बोल सकते हैं, या क्योंकि आकार में काफी बड़ी होती है, खाने के काम भी आती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसकी फ्रूटिंग बॉडी ही बोलते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी को अपन क्योंकि बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं इसलिए बेसिडियोकार्प भी बोलते हैं। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है, इसकी बेसिडियोकार्प ही इसकी मेन स्ट्रक्चर होती है। अब ये बेसिडियोकार्प बनती कैसे, यहाँ अपन देखते हैं बेसिडियोकार्प की डेवलपिंग स्टेज अपन ने दिखा रखी है। क्या होता है, जो माइसीलियम है ये माइसीलियम नॉर्मली तो कैसा रहता है, सुप्तावस्था में पड़ा रहता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब और ये किस अवस्था में पड़ा रहता है, कई बार ये कई सारे सूत्र आपस में मिलकर एक मोटी जड़ जैसी संरचना बना लेते हैं, कई सारे सूत्र मिलकर, ठीक है। और इस मोटी जड़ जैसी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, राइजोमॉर्फ बोलते हैं। बता चुके हैं अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर जब अपन ने कॉमन कैरेक्टर पढ़ाया था कि राइजोमॉर्फ क्या होता है, तो ये इस फॉर्म के अंदर पड़े रहते हैं, राइजोमॉर्फ फॉर्म में पड़े रहते हैं, जो कि लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये करीब 400 साल तक भूमि में जीवित रह सकते हैं और जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन आती है इस राइजोमॉर्फ से वापस माइसीलियम का निर्माण होगा, किस रूप में, इसी सेंट्रीफ्यूगल रूप में, और इससे वापस प्रोटीन बॉडी का निर्माण हो सकता है, यानी कि लंबे समय तक ये भूमि में सुरक्षित पड़े रहते हैं। अब इन्हीं से क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, बारिश होगी, इस माइसीलियम के सिरे के ऊपर एक बटन जैसी संरचना बनती है और ये बटन से संरचना कैसे होती है, एकदम वाइट रंग की, और जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो क्योंकि बारिश के समय भूमि कैसी होती है, नम हो जाती है, गीली हो जाती है, तो ये नीचे से जोर डालेगी और भूमि से फूटकर बाहर की तरफ निकल जाती है। और अब बाहर की तरफ ये बटन जैसी संरचना जो है, ये बटन जैसी संरचना
ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगी और इस ग्रोथ के अंदर हम देखते हैं कि एक छतरी जैसी स्ट्रक्चर बनना लगती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाइलियस बोलते हैं। और ये जो छतरी जैसी स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई होती है अभी, और इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, वेनम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो छतरी है, इस छतरी के अंदर की तरफ जैसे अपन देखते हैं नॉर्मल छतरी देखते हैं, नॉर्मल छतरी में क्या होती है, ताड़ियां होती है अंदर की तरफ, स्पोक्स होती है, बिल्कुल उस स्पोक्स की बातें क्या होती है, पल्ले बनने लगते हैं, सेगमेंट बनने लगते हैं, और उन सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। तो यहाँ डेवलपमेंट स्टेज में दिखाई दे रही है, अल्टीमेटली किस में बढ़ जाएगा, जिसमें अपन देखते हैं कि इसके दो पार्ट होंगे, ऊपर वाला पार्ट कौन सा, छतरीनुमा पार्ट, जिसको अपन पाइलस बोलेंगे, नीचे एक स्टॉक, एक रंध्र रूपी संरचना जिससे ये भूमि से बाहर निकलता है, इसको अपन बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक तो जो डंडी न्यूक्लियस लगते हैं, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर से भूमि से बाहर निकलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। ऊपर जो छतरी वाला पार्ट है उसको पाइलस बोलेंगे। इसके ऊपर जो परत होती है जिससे ये कवर रहता है, जो बाद में फट जाती है, उसको अपन बोलेंगे वेनम बोलेंगे। और जिस जगह पर ये वेनम फटती है तो स्टेम के ऊपर एक छोटे से हिस्से के रूप में जिसके ऊपर लगी हुई रहती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनुलस बोलते हैं। और अंदर की तरफ क्या होगा, इसके अंदर गिल जैसी संरचनाएं होंगी, जैसे छतरी के अंदर ताड़े होते हैं, वैसे वैसे ताड़े जैसी सेगमेंट होंगे, और इस सेगमेंट के को अपन क्या बोलते हैं, गिल बोलते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर जब ये अपरिपक्व होते हैं, उस वक्त ये हल्के क्रीम कलर के या हल्के गुलाबी रंग के अपन को दिखाई देते हैं। जब लेटर ऑन इसके अंदर स्पोर बन जाते हैं, तो इन स्पोर के अंदर पिगमेंटेशन होने की वजह से, वर्णक बनने की वजह से ये कैसे दिखाई देते हैं, हल्के काले रंग के या डार्क भूरे काले रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो ये तो हो गई इसकी आउटर स्ट्रक्चर। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ही स्पोर बनने से पहले हम क्या करते हैं, भोजन के काम में लेते हैं। यानी जब ये बटन अवस्था में होती है, जब तक ये खुलती नहीं है, उससे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, भोजन के रूप में काम में ले सकते हैं, जिसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का एक रिच सोर्स है और आसानी से उपलब्ध हो सकता है। आजकल तो इसकी खेती भी की जाती है। हिमाचल प्रदेश के जो सोलन केंद्र है, मशरूम केंद्र जो है, उसमें इसकी कई सारी वैरायटी डेवलप की जा रही है। तो ये जो बटन मशरूम है, यानी जिस समय ये बटन स्टेज में होती है, इसी समय इसको क्या करता है, पिक कर लिया, तोड़ लिया जाता है और उसको भोजन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। नाउ हम देखते हैं कि इसके अंदर बेसिकली स्पोर का निर्माण कैसे होता है। तो जब ये परिपक्व होने लगती है, फुल ग्रोथ कर लेती है, अपनी पूरी आकार में वृद्धि कर लेती है, उसके बाद में इसकी जो वेनम है वो फट जाती है। वेनम फटते ही जो इसका छतरीनुमा ऊपर वाला बटन जैसा शेप था वो फैल जाता है। फैलते ही क्या होगा, एक छतरी के आकार की हो जाएगी। और इस छतरी के आकार के अंदर हम देखते हैं कि अंदर की तरफ पल्ले यानी कि सेगमेंट लगे होते हैं, इस तरह से खूब सारे अरी सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट लगे। यहाँ पर इसका क्या निशान रखा है, एक है टीएस निकाल रखा है, पाइलेस का टीएस, यानी यहाँ से इसका टीएस काटे, तो ये दोनों कैसा दिखाई देगा, पाइलेस का टीएस इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें जो गिल्स हैं, वो गिल्स के अंदर देखते हैं कि दो तरह के दिखाई देते हैं, एक छोटे आकार के, एक बड़े आकार के। जो बड़े आकार के हैं वो तो फर्टाइल होते हैं, यानी जिसके ऊपर ही बेसिडियो स्पोर बनेंगे, और जो छोटे आकार के ऊपर बेसिडियो स्पोर नहीं बनते। इसलिए से यहाँ आप देखें कि जो स्टाइल है उसका अगर सेक्शन काटे टीएस देखें तो बाहर की तरफ तो इसके जो तंतु है वो एक निश्चित आकार में जमे रहते हैं और एक आभासी पैरेन्काइमा मृदु जैसी ग्रंथियां बनाते हैं, और अंदर की तरफ इनके तंतु कैसे लूजली कॉम्पैक्ट होते हैं। इसकी वजह से तंतुओं के बीच बीच में क्या दिखाई देता है, गैप दिखाई देता है। तो ये तो स्ट्राइप की संरचना हो गई, और ये किसकी संरचना है, पाइलियस की संरचना, यानी कि जो इसका गिल वाला क्षेत्र है उसकी संरचना। अब यही अपन देखते हैं, इसी को एनलार्ज करके देखना है। ये जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ अपन देख रहे हैं, जो गिल का क्षेत्र है इसको अपन एनलार्ज करके देखें तो गिल के जो बीच वाला क्षेत्र है, जहाँ पर अपन देखते हैं कि इसके जो तंतु होते हैं वो तंतु लॉन्गिट्यूडिनली या अनुदैर्ध्य रूप से जमे हुए रहते हैं, और इसके दोनों तरफ अपन क्या देखेंगे, दोनों तरफ क्या बनेगी, बेसिडियम का निर्माण होगा। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, ट्रामा बोलते हैं। इस बीच वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, ट्रामा बोलेंगे। इस ट्रामा के ऊपर अपन देखते हैं कि फिर से जो कवक
लूजली कॉम्पैक्ट, यहाँ पर तो ये कॉम्पैक्टली होते हैं, अरेंज होते हैं, इसके ऊपर लूजली कॉम्पैक्ट परत बनती है, इस परत को अपन क्या बोलते हैं, सब हाइमेनियम बोलेंगे। और इस सब हाइमेनियम से ही क्लब शेप स्ट्रक्चर के बेसिडियम का निर्माण होगा। क्लब शेप स्ट्रक्चर के बेसिडियम यानी मुग्दर आकार का दोनों तरफ, क्योंकि अपने की बात करिए हमने एक हिस्सा बनाया है, तो इस तरफ भी क्या होगा इसके, अगर दोनों हिस्से बनाए इसके, तो इस तरफ भी क्या होगा, इस तरह से ये अपन को दिखाई देगा। क्लब शेप बेसिडियम का निर्माण होगा। और ये जो बेसिडियम है, इन बेसिडियम के ऊपर ही बेसिडियो स्पोर का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी, अभी तक जो माइसीलियम है वो माइसीलियम कैसा है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, द्विकेंद्रकीय माइसीलियम है। और जैसे ही इसमें ये बेसिडियम बनेगा, इस केंद्र के अंदर फ्यूजन हो जाएगा, दोनों केंद्र कैसे हो जाएंगे, अब डिप्लॉयड हो जाएंगे, द्विगुणित हो जाएंगे। और ये द्विगुणित अवस्था कुछ समय तक ही रहती है, और तुरंत इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होगा। और मियोसिस से क्या होंगे, 4 तरह के न्यूक्लियाई बनेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, उनमें से 2 तो प्लस और 2 न्यूक्लियाई कैसे होंगे, माइनस होंगे। 2 न्यूक्लियाई प्लस और 2 न्यूक्लियाई माइनस। ये चारों न्यूक्लियाई जो है वो इस बेसिडियम के सिरे पर क्या होंगे, 4 अंगुली नुमा प्रवर्ध या फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती है इससे, और इस आउटग्रोथ के ऊपर ये क्या बनेंगे, जाकर बाहर की तरफ जमा हो जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर निकल जाएंगे बाहर की तरफ। जो आउटग्रोथ है फिंगर लाइक आउटग्रोथ, उसके ऊपर सिरों के ऊपर जाकर जम जाएंगे, उसके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन इसके लगने का क्रम भी विशेष प्रकार का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पोर बनेंगे, इस स्पोर के ऊपर एक छोटी सी संरचना और जुड़ी रहती है, जिसके ऊपर अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसी कारण से ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेरिक मैटर बोलते हैं, कई बार ये वर्ड आया हुआ है स्टेरिक मैटर, ठीक है ना। इस स्टेरिक मैटर के ऊपर ये तिरछे लगे हुए होते हैं, किसकी वजह से, इस अपेंडिक्स की वजह से, ठीक है। अब जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तो मैच्योर होने के बाद में इनमें क्या होगा, पिगमेंट होंगे और ये काले रंग के हो जाएंगे। तो अब ये स्पोर कैसे होंगे, वापस अवृत हो गए। क्यों? कि किसके द्वारा बने, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बने। और एक बेसिडियम के ऊपर 4 स्पोर बन रहे, जिसमें से 2 प्लस होंगे और 2 माइनस होंगे। नाउ जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं, तो प्रत्येक जो स्टेरिक मेटा है, हर स्टेरिक मेटा से एक बूंद जैसी स्ट्रक्चर, एक लिक्विड निकलेगा, एक बूंद जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी, और अल्टीमेटली इस बूंद जैसी स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ बिखर जाएंगे, फोर्स लगेगा नीचे और ये बाहर की तरफ बिखर जाएंगे, और हवा में बिखरते ही ये दूर दूर तक क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और चूंकि अभी बारिश हो रही है या फेवरेबल कंडीशन है, तो ये तुरंत अंकुरित होकर किसका निर्माण करेंगे, प्राथमिक कवक जाल का, प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करेंगे। तो प्लस वाले से प्लस प्रकार का माइसीलियम और माइनस वाले से माइनस प्रकार का माइसीलियम बनेगा। और अगर किसी स्टेज में ये दोनों माइसीलियम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो प्लस और माइनस प्रकार के दोनों में क्या होगा, वापस सोमेटोगेमी होगी, और सोमेटोगेमी होकर वापस क्या बनेगा, क्लैंप कनेक्शन के द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होगा। और ये माइसीलियम लंबे समय तक भूमि के अंदर पड़ा रहेगा, अगली वर्षा ऋतु तक या अगली फेवरेबल कंडीशन तक। जब टेम्परेचर और आर्द्रता इसके फेवरेबल होगी, तो ये माइसीलियम से फिर क्या बनाएगा, इसी प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और बेसिडियो स्पोर का निर्माण करेगा। तो ये एक कंप्लीट लाइफ साइकिल इसकी हो गई, अगेरिकस की लाइफ साइकिल हो गई। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स का लाभ ले सकें। साथ साथ में अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब कभी भी नेक्स्ट वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए।